राम राम साथियों। आज हम लोग फलित ज्योतिष में चुनौतियाँ और युक्तियाँ इस पुस्तक का रिव्यू देखेंगे। इसके लेखक हैं श्री के.एन. राव जी और इसका अनुवाद किया है प्रवीण कुमार जी ने। यह पुस्तक वाणी पब्लिकेशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। मैंने ये पुस्तक अमेजन से मंगाई है और इस पुस्तक का कुल मूल्य मुझे 120 रुपये पड़ा है, जिसमें से पुस्तक का मूल्य मुझे लगा है 70 रुपये और डिलीवरी चार्ज लगी है 50 रुपये। हम लोग इसमें अंदर देखते हैं। ये पहले इस पुस्तक के बारे में कौन किसकी पुस्तक है। फिर इसमें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि मुद्रित मूल्य यहाँ पर दिख पा रहा होगा आपको, ये 100 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे पुस्तक मिली है, इसका मूल्य लगा 70 रुपये, यानी कि पुस्तक इसमें डिस्काउंट है। और फिर इसमें हम लोग कुल नंबर ऑफ़ पेज देखें कितने पेज हैं इसमें, तो इसमें कुल 132 पेज हैं। और इस पेज की क्वालिटी अगर हम लोग देखें तो पेज बढ़िया है, इसके अच्छी क्वालिटी के पेज हैं और इसमें अक्षर पर्याप्त बड़े लिखे हुए हैं, आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर हम लोग जब इस पुस्तक को खोलते हैं तो सबसे पहले इसमें समर्पण लिखा हुआ है और ये समर्पण इस मंत्र के साथ है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस मंत्र के साथ समर्पण इसका किया गया है। फिर इसके बाद के.एन. राव जी ने इस पुस्तक के लिए 2 शब्द लिखे हैं, वो इनके बारे में। फिर नवग्रह स्रोत लिखा गया है, स्तोत्रम लिखे गए हैं और फिर उसके नीचे लिखा गया है नवग्रह स्तुति। आप लोगों ने जब आपके यहाँ पूजा होती होगी, सत्यनारायण भगवान या फिर कोई भी कुछ शुभ कार्य होते होंगे, तो वहाँ पर पंडित जी को आपने इस मंत्र को बोलते हुए सुना होगा। वो एक चौक बनाते हैं, चौक पर नवग्रह बनाते हैं आटा चावल इसके हेल्प से, इसकी मदद से, और वहाँ पे वो उस मंत्र को बोलते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वेमं सुप्रभातम। जिस ग्रह को आपने कभी ना कभी पंडित जी को बोलते हुए सुना होगा, तो ये 9 ग्रहों की स्तुति का मंत्र है। फिर इसके बाद ये इसके ऊपर जो 9 ग्रह स्रोत लिखे हुए हैं, ये हर एक ग्रह के बारे में लिखा गया है। जैसे सूर्य का जो 9 ग्रह स्तोत्रम है वह है जवा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरि सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इस प्रकार से ये 9 ग्रहों के, उसके सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, फिर बुध, फिर गुरु यानी बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु, उसके बाद केतु के लिए इनके स्रोत लिखे हुए हैं। अब हम लोग इस आगे आते हैं तो इसकी विषय सूची है। विषय सूची में क्या क्या है, सर्वप्रथम समर्पण है, फिर उसके नीचे 2 शब्द, फिर नवग्रह स्त्रोतम, फिर भूमिका। भूमिका जो इधर आएगी आगे। तो इसमें पहला अध्याय, इसमें कुल 4 अध्याय हैं। पहला अध्याय है सहज भविष्य कथन। इसमें लिखा गया, अनुभव के साथ ज्योतिषी एक दृष्टि में जातक की समस्या जानने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि किसी सरल मार्ग को नहीं अपनाना चाहिए, किंतु जो स्पष्ट दृष्टिगोचर है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके बाद दूसरा अध्याय है, एक कलाकार परिवार के लिए ज्योतिष। भारत व अन्य देशों के कुछ परिवारों में ऐसे संस्कार देखने को मिलते हैं जहाँ धर्म और कला एक पारिवारिक परंपरा में विलीन हो जाते हैं। एक परिवार के संस्कार जिसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। यदि पूरे परिवार की कुंडलियों को व्यक्तिगत व सामूहिक रूप से देखा जाए तो उत्कृष्ट ज्योतिषीय शोध के लिए काफ़ी सामग्री प्राप्त होती है। तीसरा अध्याय है चुनौतीपूर्ण भविष्य कथन। कोई भी अनुभवी ज्योतिष जोखिम नहीं लेने की बात नहीं सोच सकता। कभी यह जोखिम समृद्ध हिंदू ज्योतिष की किसी कम प्रयुक्त तकनीक से संबंधित होती है, तो कभी किसी ऐसे क्षेत्र में फलित से संबंधित जिसका उसे गहन अनुभव नहीं हो। फिर भी स्वयं की ज्योतिषीय प्रगति के लिए ऐसा जोखिम लेना चाहिए। उसके बाद इसका अंतिम अध्याय है अंतर संबंधित प्रारब्ध। यह हिंदू ज्योतिष का सर्वाधिक जटिल, सर्वाधिक उलझनपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी क्षेत्र है, जहां वर्ग कुंडलियों का प्रयोग कर उन सभी लोगों को उपयोगी भविष्य फल बताया जा सकता है जिनके पास अपनी कुंडलियां तो नहीं हैं, किंतु अपने जीवन साथी, संतानों अथवा माता पिता की कुंडलियां हैं। फिर इसके बाद इसका एक टॉपिक है वाणी प्रकाशन की अन्य पुस्तकें। फिर जो इसकी भूमिका लिखी हुई है, मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा है इस पुस्तक को, तो इसमें भूमिका में ये
हम लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि पुस्तक का नाम है फलित ज्योतिष में चुनौतियाँ और युक्तियाँ। तो इस पुस्तक में चुनौतियाँ और युक्तियाँ शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, इसके संबंध में यहाँ पे श्री के.एन. राव जी ने लिखा हुआ है। ये उसी के बारे में बात की गई इधर भूमिका में। फिर इसके बाद सहज भविष्य कथन पहला स्पष्टता दृश्य। इसमें हम लोग जो भविष्य कथन है तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में कौन बेहतर है ये बताया गया है, और इसको उदाहरण के साथ बताया गया है कि जन्म कुंडली और प्रश्न कुंडली में कौन बेहतर है। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अगला है सहज भविष्य कथन दूसरा, खोई हुई जीव की पुनः प्राप्ति। इसके बारे में पूरा लिखा गया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी भविष्यवाणी क्यों की गई है, इस पुस्तक में उसका कारण लिखा गया है। कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है, किसकी दशा चल रही है, इसके माध्यम से भविष्यवाणी की गई है। और इसमें कोई भविष्यवाणी क्यों की गई है उसकी तकनीक भी लिखी हुई। जैसे यहाँ पर खोई हुई जीव की पुनः प्राप्ति जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसको किस तकनीक लगाकर उन्होंने ये काम किया है, तो ये उसके बारे में लिखा है। इस तकनीक के माध्यम से उन्होंने खोई हुई जीव के बारे में बताया है। तो आप लोग जब पुस्तक लेंगे तो इसे पढ़ लीजिएगा। फिर इसके पश्चात यहाँ पे खूब सारी कुंडलियाँ बनी हैं इस पुस्तक में। एक तरह से आप लोग इसे रिसर्च पेपर समझ सकते हैं, यानी कि कुंडली दी होगी, उसके कोई घटना दी गई होगी, वो घटना क्यों घटित हो रही है और ग्रहों के माध्यम से पूरा समझाया गया है। ये इसके बाद अगला छठा क्रिकेट का संकट, फिर सातवां पुरुष और विवाह, फिर इसके बाद विवाह की समस्या आठवां है, फिर कन्या की विजय, कलाकार परिवार के लिए ज्योतिष भाग पहला। इस तरह से मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना बन जाए। फिर कलाकार परिवार के लिए ज्योतिष भाग दूसरा। देखिए यहाँ पे ये कुंडली बनी हुई है, इस कुंडली के माध्यम से ही मतलब जो भी इसके बारे में भविष्यवाणी की गई होगी वो इस कुंडली के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है इस पुस्तक में। तो इस कुंडली को आप लोग अपने मतलब भविष्य में जो भी आपके पास अगर ऐसी कुंडली आती है तो आप लोग इसके माध्यम से उसको भी एनालिसिस कर सकते हैं, उस कुंडली का भी विश्लेषण कर सकते हैं जो आपके पास आ रही है। फिर ऐसे ये भी मतलब इसमें आपके लिए एक शोध पत्र जैसा है, बिल्कुल जैसा मैंने अभी बोला कि ये पुस्तक केवल पुस्तक नहीं एक शोध पत्र है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। ये कलाकार के परिवार ज्योतिष भाग पाँचवा, इसमें बहुत सारी कुंडलियाँ बनी हुई हैं। हिंदू टाइम टुडे चुनौतीपूर्ण भविष्य कथन भाग पहला। इस तरह से ये पूरी पुस्तक है, देखिए कुंडली बनी हुई है। फिर ये कुंडली बनी हुई है, इसके बारे में जो भी कुंडली बनी हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है कि कोई घटना क्यों घट रही है, किस ग्रह की कौन सी दशा चल रही है तो ये घटना घटित हो रही है, इस बारे में पूरा बताया गया है। फिर इसके बाद इसमें एक चौथा अध्याय है, वो है अंतर संबंधित प्रारब्ध। इसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा। इसमें लिखा है भाग्य परस्पर संबंधित होते हैं, जिस प्रकार हम एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं उसी प्रकार माता पिता एवं संतान, भाई बहन, पति पत्नी एवं अभिन्न मित्र जैसे गहन संबंधों में बंधकर हम एक दूसरे के भाग्य में भी हिस्सा बांटते हैं। यदि पिता की कुंडली उपलब्ध नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास पिता की कुंडली नहीं होती या फिर माता कुंडली नहीं होती या फिर किसी भाई कुंडली नहीं होती, तो किसकी कुंडली के माध्यम से हम लोग उस व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं जिसकी कुंडली उपलब्ध नहीं है। इसमें उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे इसमें लिखा है यदि पिता की कुंडली उपलब्ध नहीं है तो संतान की कुंडली उसके जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है, किंतु यदि संबंधित व्यक्ति की कुंडली उपलब्ध हो तो यह भविष्यवाणी का मुख्य आधार नहीं होना चाहिए। जैसे अगर पिता की कुंडली उपलब्ध नहीं है तो संतान की कुंडली से पिता के जीवन के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन अगर पिता की कुंडली उपलब्ध है तो फिर हमको उसी पिता की कुंडली को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ये नहीं कि अगर उसकी कुंडली उपलब्ध भी है तो भी हम लोग संतान कुंडली देख रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। फिर माता की कुंडली उपलब्ध नहीं है तो संतान की कुंडली उसके जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि किसी भाई की कुंडली उपलब्ध नहीं है तो उसके प्रथम अनुज या अग्रज
की कुंडली उसके जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि पति की जन्म कुंडली उपलब्ध नहीं है तो उसके पत्नी की कुंडली तुरंत उसके जीवन की घटनाओं के बारे में महत्वपूर्ण संकेत देती है। ऐसा ही पत्नी की कुंडली न होने पर भी संभव है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जो हम लोग के संबंध होते हैं या फिर कुछ जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, उनकी कुंडली अगर उपलब्ध नहीं है तो किन लोगों की कुंडली का प्रयोग करके हम उनके लिए कोई फलित दे सकते हैं, यानी कि कोई भविष्यवाणी कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे तभी करना है जब उनकी कुंडली उपलब्ध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली उपलब्ध है तो फिर हमें उसी की कुंडली को प्राथमिकता देनी है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक बताया गया है। तो प्रकरण 1, प्रकरण 2 राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बारे में बताया गया। यहाँ पे ये सगे संबंधियों के मतलब जो भी मैंने रिलेशन बताए हैं, संबंध बताए हैं, उन्हीं के माध्यम से यहाँ विश्लेषण किया गया है कुंडलियों का। तो यहाँ पे प्रकरण 11, 12, 14, 16, यहाँ पे 16 उदाहरण दिए गए हैं। तो ये एक प्रकार से यदि आप लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, तो इन कुंडलियों पर आप अपनी जो आपने सीखा है वो लगाइए और फिर इसके अनुसार मिलाइए कि क्या जो आपने भविष्यवाणी की वो इससे मिल रही कि नहीं मिल रही है। यदि मिल रही है तो अच्छा है, यदि नहीं मिल रही है तो भी आपको और प्रयास करना है। और इसके बाद में ये वाणी प्रकाशन की कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहें तो ये रही इस पुस्तक फलित ज्योतिष में चुनौतियाँ और युक्तियों का रिव्यू। आशा है कि यह वीडियो इस पुस्तक के संबंध में आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद। राम राम।